मेरा नाम दीपक है। मैं नेपाल की एक फैक्ट्री में काम करता था और मेरी पत्नी का नाम श्रेया था और वह एक बंगाली लड़की थी, लेकिन अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पर आई हुई थी। जब मैं यहाँ अपनी फैक्ट्री में काम करता था तब वो मुझे बहुत पसंद आ गई थी, इसीलिए मैंने उससे शादी करने के लिए कहा। तो श्रेया ने जब अपने माता पिता से हमारे बारे में बात की तो उसके माता पिता भी हमारी शादी के लिए तैयार हो गए थे, और जब मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा तो वो भी हमारी शादी के लिए तैयार हो गए थे, और इसी तरह से हमने बड़ी सादगी से शादी कर ली थी। श्रेया की फैमिली बंगाल में रहती थी, जबकि मैं नेपाल में ही काम करता था, और इसीलिए मैंने यहाँ पर एक किराए का मकान लिया हुआ था। अपनी पत्नी के साथ इसी किराए के घर में ही मैं रहता था। मेरी पत्नी हर 6 महीने में नेपाल आती जाती रहती थी और बंगाल भी जाती रहती थी, इसीलिए वहाँ की हर चीज को जानती थी और उसे यहाँ के रास्ते के बारे में भी मालूम था। मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत थी, मैं भी कम खूबसूरत और स्मार्ट नहीं था। मेरे माता पिता ने श्रेया को कहा भी था कि तुम हमारे साथ चलो, लेकिन वह मेरा साथ छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मेरी शादी के पूरे 8 महीने बाद एक दिन मैं फैक्ट्री में काम कर रहा था और मशीन अकेले ही चला रहा था, जिसकी वजह से मेरा एक हाथ कट गया था और मेरी टांग में भी फ्रैक्चर हो गया था। यहाँ नेपाल में मैं किसी को भी नहीं जानता था, लेकिन श्रेया की यहाँ पर सबसे जान पहचान थी, क्योंकि वह जब भी यहाँ आती थी तो लगभग 2 महीने यहाँ पर गुजार के जाती थी। अब जब मेरे साथ यह इतना बड़ा हादसा हो गया था तो मेरे माता पिता ने मुझे बहुत कहा कि तुम वापस आ जाओ, लेकिन मैं वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि बिहार में मुझे अपने हिसाब का कोई काम नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा भी नहीं था, और मेरा मानना है कि बिना पढ़े लिखे इंसान की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। बहुत से लोग हैं जिन्हें नौकरी आसानी से मिल पाती है, इसीलिए मैं चुपचाप नेपाल ही रह गया था और यहाँ पर एक फैक्ट्री में नौकरी कर रहा था। मुझे पैसे अच्छे खासे मिल जाते थे, इस वजह से मेरे घर के हालात भी बेहतर हो गए थे। हमारे घर से गरीबी भी दूर हो गई थी। मुझे नेपाल में नौकरी करते हुए पूरे 2 साल हो गए थे, इसीलिए मुझे नेपाल की आदत सी पड़ गई थी। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता था, इसीलिए मैं अपनी पत्नी को लेकर परमानेंट यहीं शिफ्ट हो गया था। मेरी पत्नी ने भी कहा था कि चलो हम यहाँ से चलते हैं, लेकिन मैं बिहार जाकर अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहता था, क्योंकि मेरे माता पिता तो बूढ़े हो चुके थे। घर में मेरे 2 भाई और 2 भाभी भी रहती थी। वो लोग यही सोचते कि अभी ये लाचार हो गया है और हम पर बोझ बनने के लिए हमारे पास आ गया है, इसकी मजबूरी है, इसीलिए यहाँ पर हमारे पास आ गया है। लेकिन मैं तो बहुत ईमानदार था, इसीलिए मैं किसी का सहारा नहीं लेना चाहता था। मैंने अपनी पत्नी से कहा मैं नहीं जाऊँगा, यहीं पर कुछ दूसरा काम कर लूँगा। अभी मेरी टांग का फ्रैक्चर भी ठीक नहीं हुआ था, लेकिन मैं बैठकर मिठाई बेचने लगा था। कोई दूसरा काम भी तो मुझे नहीं आता था, लेकिन जब इंसान का हाथ नहीं होता तो दूसरा काम कैसे कर सकता है। मेरा सीधा हाथ कट गया था, जबकि सीधे हाथ से तो बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा मजबूर और लाचार हो गया था। मिठाई बेचने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन मेरी मिठाई बिक ही नहीं रही थी। बची हुई मिठाई तो हमें बच्चों में बांटनी पड़ जाती थी। मैं बहुत परेशान हो गया था। पूरे हफ्ते की मिठाई रोज बच्चों में बांटनी पड़ रही थी। मैं बहुत परेशान था, क्योंकि इस तरह से तो कुछ भी नहीं बचता था और ना ही मेरे पास कुछ ज़्यादा पैसे थे। मेरे जुड़े हुए पैसे जो मिठाई के सामान में खर्च हो चुके थे। अब मैं बहुत परेशान हो गया था, मेरे पास जुड़े हुए पैसे भी नहीं बचे थे। मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी और बड़ी मेहनत से मिठाई तैयार करती थी। इसके बावजूद भी वह नहीं बिकती थी। वो मेरी बहुत ज़्यादा मदद करती थी। उसने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी और हमेशा इसी तरह से मेरा साथ देगी। मैं तो बिल्कुल लाचार हो गया था, इसीलिए मेरे सारे काम भी वही किया करती थी। उसे घर के काम भी करने होते थे और मेरे काम भी, और अब तो वह मिठाई भी बनाने लगी थी। मगर एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मेरी पत्नी ने कहा कि आज मैं दुकान पर बैठकर मिठाई बेच दूंगी, आप आराम करो। ऐसे ही मेरी पत्नी सारे काम करके दुकान भी चलाती थी और धीरे धीरे हमारी दुकान में कस्टमर आने लगे थे। मुझे भी खुशी होती थी कि मेरी पत्नी के बैठने से कुछ तो लोग आते हैं, मगर जब मैं बैठता था तो कोई भी नहीं आता था। जब भी कस्टमर आते तो श्रेया उनको मिठाई के बारे में बताने लगती और वही औरतें हमारी दुकान पर मिठाई लेने के लिए आ जाया करती थी। मेरी पत्नी ने मिठाई की और ज़्यादा वैरायटी बनाना शुरू कर दी थी। लगभग 6 महीने गुजर चुके थे।
मेरी टांग का फ्रैक्चर भी अब काफ़ी हद तक सही हो गया था। ठीक से मैं चल सकता था। मगर जब मैं अपनी पत्नी से पूछता, तुम्हारे बैठने से ही कस्टमर क्यों आते हैं, मेरे बैठने से एक भी कस्टमर नहीं आता है, तो वो बोली, पता नहीं, शायद आप अच्छे से नहीं बता पाते होगे। मैंने भी ध्यान नहीं दिया। एक दिन श्रेया काम कर रही थी और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं जाकर दुकान पे बैठ गया और किसी ने भी मुझसे कोई मिठाई नहीं ली थी। मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। और दूसरे दिन जब श्रेया बैठी तो बहुत सारी औरतें मिठाई लेने के लिए आ गई थी। मुझे थोड़ा शक हुआ, क्योंकि कल जो मिठाई मैंने बेची थी वही आज श्रेया दे रही थी, वही तो मैं भी दे रहा था, तो क्या कोई भी मुझसे मिठाई क्यों नहीं लेता था। मैंने सोच लिया था कि मैं आज सच का पता लगा कर ही रहूँगा। फिर मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। मेरी पत्नी वैसे तो मेरे साथ डॉक्टर के वहाँ जाती थी, लेकिन मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था, इसीलिए मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं खुद चला जाऊँगा, तुम दुकान पर बैठो। मेरी पत्नी ने भी कहा कि ठीक है, आप चले जाओ, अगर आपको अकेले जाना बेहतर लगता है तो। वह कहने लगी, मुझे वैसे भी मिठाई बेचनी है, कस्टमर ज़्यादा है, उसके बाद मुझे घर की सजावट भी तो करनी है। मैंने कहा, हाँ ठीक है, तुम अपने काम में फ्री हो जाओ, फिर उसके बाद हम शाम को कहीं बाहर घूमने जाएंगे। मेरी बात सुनकर श्रेया भी खुश हो गई थी। मैं घर से बाहर निकल आया। मैं मार्केट चला गया और मार्केट से मैंने एक साड़ी खरीदी। मैंने अपनी पत्नी की भी साड़ी ले सकता था, लेकिन मेरी पत्नी अपनी साड़ी पहचान जाती, इसीलिए मैंने दूसरी साड़ी खरीदी थी, क्योंकि मैं साड़ी पहनकर अपनी पत्नी की दुकान पर मिठाई खरीदने के लिए जाना चाहता था। इसीलिए मैंने वैसा ही किया। मैंने एक सुनसान जगह पर खड़े होकर वह साड़ी पहन ली और घूंघट डालकर अपने चेहरे को अच्छी तरह से छुपा लिया। मैं बड़ी खामोशी से अपनी पत्नी की दुकान पर आ गया था और मैंने अपने आप को इस तरह से ढका हुआ था कि कहीं मेरी पत्नी मुझे पहचान न जाए। मैंने औरत जैसी आवाज़ निकालकर कहा कि मुझे 1 किलो मिठाई चाहिए। ऐसा मैं इसीलिए कर रहा था क्योंकि मुझे यह जानना था कि वह कुछ तो गलत काम नहीं कर रही है। अगर उसने मुझे पैसे ले लिए और मिठाई दे दी तो समझ जाऊंगा कि वह मामला बिल्कुल सही है। वैसे मुझे अपनी पत्नी पर ज़्यादा शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन शक करना भी मजबूरी हो गई थी, क्योंकि कोई मुझसे मिठाई नहीं लेता था, सिर्फ उसी से ही लेता था। मैं तो उसी दुकान पर बैठा करता था जिस पर मेरी पत्नी बैठ रही थी। फिर मुझसे कोई क्यों मिठाई नहीं खरीद रहा था और मेरी पत्नी से ही हमेशा खरीद रहा था। बस यही बात मुझे परेशान कर रही थी। सब जानने के लिए मुझे यह करना पड़ रहा था। मैंने शॉल भी ढकी हुई थी क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी, इसीलिए मेरी पत्नी को भी यही लगा कि मैं एक औरत हूँ। तभी उसने, मेरी पत्नी ने कहा कि आपकी 1 किलो मिठाई पैक कर दी है, इसके अलावा आपको वह कितनी देनी है। मैंने कहा कि क्या कितनी देनी है, तो मेरी पत्नी कहने लगी कि वही 1 किलो देनी है या 2 किलो। मैं समझ नहीं पाया था, तो मैंने कहा कि 1 किलो दे दो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था वो किस चीज़ की बात कर रही है, तो इसीलिए मैंने कहा कि 1 किलो दे दो। उसने 1 किलो वो चीज़ भी पैक कर दी। मैंने पैसे देकर वापस आ गया था, तो मेरी पत्नी कहने लगी कि आप दोबारा वापस ज़रूर आना, आपको यह चीज़ बहुत पसंद आएगी, क्योंकि यह प्योर माल है। और मैं सामान लेकर अपने दोस्त के घर चला आया था। वहाँ जाकर मैंने उसके कमरे में बैठकर जब वह सामान खोला तो मिठाई के डब्बे में तो मिठाई ही थी। जब मैंने दूसरा वाला डब्बा खोला तो उस डिब्बे के अंदर 1 किलो फिटकरी होती है। मेरा दोस्त भी वहीं पर मौजूद था और मेरा दोस्त फिटकरी को देखकर हैरान रह गया था, जबकि मैं फिटकरी को देखकर संतुष्ट हो गया था कि चलो सब ठीक है, क्योंकि फिटकरी तो एक नॉर्मल सी चीज़ थी। मेरे दोस्त ने कहा कि ये तुम कहाँ से उठा के लाए हो, इसको मेरे घर से ले जाओ वरना यहाँ पर पुलिस आ जाएगी। मैंने कहा क्यों, फिटकरी होने से पुलिस कैसे आ सकती है। तो मेरा दोस्त कहने लगा, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें नहीं पता कि यह कोई फिटकरी मामूली सी चीज़ नहीं है, यह ऐसी फिटकरी है जिससे औरतें नशा करती हैं। मेरे दोस्त ने कहा कि तुम्हारी पत्नी दुकान पर बैठकर यह गैर कानूनी काम कर रही है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी पत्नी गैर कानूनी काम कर रही है और अभी तक शायद पुलिस को इस बारे में नहीं पता है कि तुम्हारी पत्नी यह चीज़ अपनी दुकान पर बेच रही है। पता चल गया तो पुलिस तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को गिरफ्तार कर लेगी और इतनी लंबी सजा होगी कि तुम दोनों कभी जेल से रिहा नहीं हो सकोगे। यह सुनकर तो मैं घबरा गया था और मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा ईमानदार इंसान था। मैं कभी बेईमानी वाले काम सोच भी नहीं सकता था और न ही मैं करता था।
तो फिर यह मेरी पत्नी क्या कर रही थी। लेकिन मैं सोच में पड़ गया था कि मेरी पत्नी के पास यह फिटकरी कहाँ से आई थी। फिर मेरे दिमाग में काम करना शुरू कर दिया था और एक आइडिया आया था कि मैं समझ गया था कि हर महीने जो मेरी साली मेरे यहाँ आती है और वे जो कट्टा लेकर आती है शायद वे फिटकरी ही होती है। मेरे दोस्त ने बताया कि फिटकरी यहाँ पर कहीं भी नहीं मिलती है, सिर्फ दूसरे शहरों में ही पाई जाती है, क्योंकि नेपाल से फिटकरी बैन है। कोई भी फिटकरी का व्यापार नहीं कर सकता है क्योंकि यह मामूली फिटकरी नहीं है। यह एक ऐसी फिटकरी है जिसको पानी में मिलाकर पीने से नशा होता है। इस तरह से औरतें फिटकरी पानी में मिलाकर पीती हैं तो उसे कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। इसीलिए फिटकरी ऐसे ही औरतें सेवन करती हैं जिन्हें बच्चा नहीं चाहिए होता। मैंने सोचा तभी तो हमारी दुकान पर ज़्यादातर औरतों की ही भीड़ लगी रहती थी। इसका मतलब यह था कि मेरी पत्नी और उसकी बहन दोनों ही मिलकर इस काम को अंजाम दे रही थी। जो मेरी साली मेरी पत्नी के लिए कट्टा लेकर आती थी वह भी इसी फिटकरी का कट्टा था और वह यह चीज़ बंगाल से लेकर आ रही थी और यह दोनों मिलकर मेरी आंखों में धूल झोंक रही थी। मिठाई के साथ साथ फिटकरी को बेचना कोई भी अच्छा काम नहीं था। मैं तो इस फिटकरी को वही मामूली फिटकरी समझ रहा था जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब मुझे यह पता चला कि यह कोई मामूली फिटकरी नहीं है बल्कि नशा करने वाली फिटकरी होती है और प्रेगनेंसी को रोकने वाली फिटकरी होती है, यह तो सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। और अब मुझे कुछ भी करके इस काम को रोकना था। लोग हमारे यहाँ मिठाई लेने के बहाने इस फिटकरी को लेने आते थे। मैंने घर जाकर अपनी पत्नी को बता दिया कि मुझे ये सब कुछ पता चल गया है कि तुम गलत तरीके से पैसे कमा रही हो। तुम लोगों को फिटकरी बेचती हो और जिससे वे नशा करती हैं। तुमको ये काम बंद करना होगा। वो बोली, यह के लोग के लिए फिटकरी तो सोना है और वो लोग हमसे सोने के भाव में ही खरीदते हैं। हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। मैंने अपनी पत्नी को डांट लगाई और कहा कि तुम गलत चीज़ की तारीफ कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या इस तरह का काम करते हुए। तो मेरी पत्नी बोली, ऐसी बात नहीं है। मैंने अपनी पत्नी से कहा, हमारी वजह से लोग नशा कर रहे हैं। सरकार ने मना किया है और यही काम अगर तुम करोगी तो यहाँ के लोग गलत संगत में चले जाएंगे। तुम्हें पता है इस चीज़ का नशा करने से इंसान बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें यह काम हरगिज़ नहीं करने दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि अगर मेरे भाग्य में पैसा होगा तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन ऐसे गलत तरीके से मुझे पैसा बिल्कुल भी नहीं कमाना है। आज के बाद तुम यह काम बिल्कुल नहीं करोगी और अगर तुमने यह काम किया तो मैं खुद तुमको पुलिस के हवाले कर दूंगा। मेरी यह बात सुनकर मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो कहने लगी कि हमारे घर में तो बहुत सारी फिटकरी है, तो मैं अब क्या करूं? अब मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैंने कहा कि तुम फिटकरी को आग में जला देना ताकि फिटकरी के बारे में किसी को भी ना पता चल सके। मैंने अपनी पत्नी को बताया कि फिटकरी को बेचने की सज़ा सिर्फ और सिर्फ जेल है। वो बुरी तरह से डर गई थी और उसने कहा कि फिटकरी को वह जलाकर राख कर देगी। मेरी टांगों का फ्रैक्चर भी काफ़ी हद तक बेहतर हो गया था, इसीलिए मैंने एक वॉचमैन की नौकरी करने के लिए सोचा था, क्योंकि मेरी टांगें तो बिल्कुल ठीक थी और मेरा एक हाथ भी ठीक था। इसीलिए मैं बैठे बैठे वॉचमैन की नौकरी कर सकता था। मैंने एक स्कूल में वॉचमैन की नौकरी करनी शुरू कर दी थी। वहाँ मुझे बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी। भगवान का लाख लाख शुक्र था, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चला था। अगर पता चल जाता तो हम दोनों पति पत्नी जेल में हो जाते। लेकिन मेरी पत्नी ने माँ की कसम खा ली थी कि आज के बाद कभी ऐसा गलत काम नहीं करेगी और अब हम दोनों पति पत्नी एक साथ बहुत खुश रहते हैं। तो दोस्तों, हमेशा अपनी ईमानदारी के साथ काम करें, भगवान आपका साथ जरूर देगा। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी गलत काम करने से पहले 1000 बार जरूर सोच लेना। और ईमानदार इंसान गरीब रहना मंजूर करेगा, मगर कभी भी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।